Once again, welcome to Ready to Scare. How are you today? Hope you are doing well. तो Ready to Scare कुछ न्यूज़ स्टोरीज लेकर आया है आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगी और उन लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी स्टोरीज हमसे शेयर की। इस कार्यक्रम को रोककर तो शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी जो शेयर की है कराची से अंशरा फरासत ने। ये कहानी अंशरा के नए फ्लैट की है और वाक़या 2013 का। अंशरा कहती हैं कि वैसे तो उस फ्लैट में कोई असरात नहीं थे और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून से गुजर रही थी। हमें उस फ्लैट में शिफ्ट हुए हुए अभी 6 महीने हुए थे, मगर एक दिन 6 सितंबर 2013 मेरी ज़िंदगी का भयानक तरीन दिन गुजरा। मेरी फैमिली में अम्मी, अब्बू और एक भाई है जो उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा है। उन दिनों भाई सेकेंड ईयर के पेपर्स देकर फारिग हुआ था और उसकी यूनिवर्सिटी शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी था। लिहाजा छुट्टी मनाने के लिए भाई मैं हमारी एक फुप्पो के घर गुलिस्तान जौहर पे रहने के लिए चला गया था। मेरी खाला की बेटी इरहा तबस्सुम उस वाक़े से 4 दिन पहले 2 सितंबर को हमारे घर पे रुकने आई थी और उनका मज़ीद 3 से 4 दिन रुकने का इरादा था, मगर उस वाक़े के बाद मेरी कज़न रातों रात अपने घर वापस चली गई। शुरू के 3 दिन तो अम्मी हमारे साथ थीं और अब्बू ड्यूटी करके रात के 10 बजे तक घर वापस आया करते थे, क्योंकि अब्बू का ऑफिस बहुत दूर 2 तलवार पे था। उस दिन अम्मी शाम 5 बजे से अपनी एक फ्रेंड तलत आंटी के साथ शॉपिंग करने गई थी और रात के 9:30 बजे घर वापस आईं। अब क्योंकि इरहा बाजी मुझसे उम्र में 7-8 साल बड़ी थी और अपने घर पर भी अक्सर अकेली रहती थी और पूरा घर संभालती थी, लिहाजा अम्मी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे इरहा बाजी के साथ छोड़कर शॉपिंग पर चली गई। शुरू के 1.5 घंटे तो सब कुछ ठीक था। हम दोनों कज़न्स खूब बातें कर रहे थे, ड्रामा देख रहे थे, मगर मगरिब की अजान के बाद हमारे साथ मामलात होने शुरू हो गए। ये टाइम कुछ शाम के 7 बजे का होगा कि अचानक हम दोनों को आवाज़ आने लगती है जैसे कोई किचन में किसी प्याली में कुछ घोल रहा है, जैसे चीनी घोलते हैं। जब हम किचन में जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इस बात से हम दोनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। ठीक उसके 10 मिनट बाद किचन से दोबारा आवाज़ आती है कि जैसे कोई पतीला ज़ोर से ज़मीन पर गिरा हो, मगर जब हम दोबारा जाकर देखते हैं तो तमाम चीज़ें और तमाम पतीलियाँ अपनी अपनी जगह पर होती हैं। इस बात पर हम दोनों मज़ीद डर जाते हैं। इतने में ही तकरीबन रात के 7:30 बजे लाइट चली जाती है। ये लाइट गलत टाइम पर जाती है, क्योंकि मुझे आज तक याद है उस वक्त लाइट रात के 9 से 10 बजे तक जाती थी। फिर इरहा बाजी अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जला लेती हैं और हम इमरजेंसी लाइट बाद में जलाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मगर शदीद खौफ के बावजूद भी इरहा बाजी मुझे हौसला देती हैं और मुझे संभालती हैं। इतने में ही हमारे घर के दरवाजे पर ज़ोर से खुंडी नॉक होती है। खुंडी कोई ऐसे नॉक करता है कि जैसे कोई गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा हो और पूरा मोहल्ला सुन रहा हो। जब इरहा बाजी दरवाजे पर जाती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इरहा बाजी सामने वालों का गेट नॉक करके पूछती हैं कि हमारा गेट कौन ज़ोर से नॉक कर रहा था। इस पर सामने वाली आंटी जवाब देती हैं कि मैं तो किचन में खाना पका रही थी और हमारे किचन की विंडो के बिल्कुल सामने तुम लोगों का गेट है, तुम्हारे घर कोई नहीं आया था। अब इरहा बाजी, जो मुझे शदीद खौफ के बावजूद भी हिम्मत दिला रही होती हैं, वो भी अब डर के मारे सकते में आ जाती हैं। मैं और इरहा बाजी, जो थोड़ी देर पहले बहुत खुश थे, हम दोनों के अब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए और हमारे मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। हम फिर भी दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और दुआएं पढ़ रहे थे और एक कमरे में बेड पर जाकर बैठ गए थे। तकरीबन आधे घंटे तक तो सब कुछ ठीक था। हम दोनों बैठे हुए थे कि अचानक हमने देखा कि एक साया लॉन से गुजरता हुआ बराबर वाली कमरे में दाखिल हुआ। उसके 2 से 3 मिनट बाद हमारे बेड के नीचे ऐसी हरकत महसूस हुई कि जैसे कोई बेड के नीचे है। उसके बाद बाकायदा हमने सुना कि बेड के नीचे किसी ने नॉक किया। अब हम दोनों डर के मारे रोना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं।
फिर बेड के नीचे वाली शीट को किसी ने ज़ोर से पुश किया और उसका पुश करना हमें बाकायदा फील हुआ। हम दोनों बेड से उठ खड़े हुए। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। पूरे जिस्म पर खौफ का लर्जा तारी। तकरीबन रात के 8:30 या 8:45 बजे का टाइम था। हमारी इमरजेंसी लाइट भी काफ़ी डिम हो चुकी थी। हम दोनों की बेड पर दोबारा जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी और हम वहीं खड़े हुए थे। अचानक हमने सुना कि बेड के नीचे से कोई मेरी अम्मी की आवाज़ में पोयम पढ़ रहा है। ये वो पोयम थी जो अम्मी हमें बचपन में सुनाया करती थी और वो आवाज़ मज़ीद तेज़ होती जा रही थी। बस ये सुनना था कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और हम चप्पल पहने बगैर पड़ोस वाली आंटी के घर में चले गए। पड़ोस वाली आंटी मेरी अम्मी की बहुत पुरानी दोस्त थी और उन्होंने ही हमें वो फ्लैट दिलवाया था और हमारे उनके साथ बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स थे। लिहाजा हम दोनों निढाल हालत में उन्हीं के घर भागे। वो हमसे पूछे जा रही थी कि क्या हुआ, मगर हम दोनों की कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम दोनों काँप रहे थे। फिर रात के 9:30 बजे अम्मी वापस आ जाती हैं और अम्मी को देखते ही हम लोग उनसे लिपट कर रोना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी तबीयत बेहतर होने के बाद इरहाबाजी शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक का पूरा किस्सा अम्मी को सुनाती हैं। अम्मी भी बहुत घबरा जाती हैं मगर फिर भी हमें संभाल लेती हैं। थोड़ी देर में अब्बू भी घर वापस आ जाते हैं। इरहाबाजी कहने लगती हैं कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। फिर अब्बू इरहाबाजी को उनके घर वापस छोड़ आते हैं। अम्मी मुझे संभालती हैं और मुझे काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ चुका होता है। उस रात मुझे, अम्मी और अब्बू को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगले ही दिन अब्बू मदरसे के बच्चों से कुरान ख्वानी और अल्लाह का जिक्र तेज़ आवाज़ में करवाते हैं और अम्मी शाम में औरतें इकट्ठे करके दुरूद शरीफ का ख़त्म करवाती हैं। उसके बाद अल्लाह का शुक्र हमारे घर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, मगर मुझे मेंटली तौर पर सही होते होते तकरीबन 10 दिन लग गए। शुरू के 3 दिन तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही और मेरी स्कूल की भी छुट्टी हो गई। इरहाबाजी भी उस वाक़े के बाद तकरीबन 6 महीने तक हमारे घर नहीं आई। जब वो सबसे पहली मरतबा आई तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मगर वक्त के साथ साथ उनका डर भी ख़त्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इरहाबाजी ने भी नॉर्मली घर पे आना जाना शुरू कर दिया। 6 सितंबर 2013 आज पूरे 10 साल हो गए उस हौलनाक वाक़े को, मगर मैं और इरहाबाजी आज तक नहीं भुला पाए उस बात को और ना कभी भूल पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशरा अपनी स्टोरी हमसे शेयर करने का। तो बढ़ते हैं आज की अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ, जो हमें वक़ार अहमद साहब ने लाहौर से भेजी है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम वक़ार अहमद है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। ये वाक़या जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरा अपना है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 17 साल थी और मैं फर्स्ट ईयर में था। मेरी फैमिली एक फ़्लैट में शिफ्ट हुई थी। ये फ्लैट काफ़ी पुराना और काफ़ी खस्ता हालत में था। टोटल उस फ्लैट में 5 फ्लोर्स होते हैं, मगर मेरा घर 2nd फ्लोर पर था। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद तकरीबन रात के 11:30 बजे का टाइम होगा। मैं अपने घर पे था और मेरे घर पे मेरी पसंद का खाना नहीं पका था। इस पर मेरी वालदा ने कहा कि जाओ और अपना खाना बाहर से लेकर आ जाओ। बिल्डिंग के 1st फ्लोर पर एक ही फैमिली रहती थी और बाकी तमाम घर बंद थे। फ्लैट के सामने एक बर्गर की शॉप थी। जब मैं बर्गर लेकर फ्लैट में एंटर हुआ और 1st फ्लोर पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ काफ़ी अंधेरा है। अचानक मेरी नज़र एक गैलरी पर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि एक डार्क ब्लैक शैडो हवा में उड़कर बाहर की तरफ जा रहा है। वो शैडो डार्क ब्लैक कलर का है और स्मोक की तरह हवा में उड़ रहा है। उसको देखकर मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं आयतल कुर्सी पढ़कर ऊपर की तरफ भागता हूँ और अपने फ्लैट का गेट ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता हूँ। इस पर मेरी मदर घबराते हुए दरवाज़ा खोलती हैं। वो मेरी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैं काँप रहा था और मेरे मुंह से एक लफ्ज़ तक अदा नहीं हो रहा था। मेरी वालदा मुझे पानी पिलाती हैं। अम्मी मुझे ये समझाती हैं कि वो तुम्हारा वहम होगा, पर मैं उनसे कहता हूँ कि वो मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है और ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। खैर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरती है। कुछ दिन बाद मेरी आँख खुलती है टॉयलेट जाने के लिए। करीब रात के 3 बजे का वक्त था। जैसे ही अपने रूम से टॉयलेट की तरफ जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं होता। टॉयलेट से वापस आकर मैं दोबारा सोने लेट जाता हूँ। नेक्स्ट डे मैं कोचिंग गया हुआ था। मेरी वालदा और वालिद घर पर थे। ये कुछ मगरिब का वक्त होगा।
मेरे वालिद देखते हैं कि मेरी शक्ल का एक लड़का ड्राइंग रूम से निकलकर बेडरूम की तरफ जा रहा है। वालिद वालदा से पूछते हैं कि वक़ार आज इतनी जल्दी कोचिंग से वापस आ गया। वालदा इस पर जवाब देती हैं कि वक़ार तो अभी नहीं आया, वो अभी कोचिंग में ही है। मेरी वालदा का जवाब सुनकर वालिद काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे ही देखा था। मेरी वालदा वालिद से पूछती हैं कि वक़ार ने कौन से कपड़े पहने हुए थे। वालिद कहते हैं कि येलो टी शर्ट और ब्लू जीन्स। वालदा कहती हैं कि वो कपड़े तो वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़ों के साथ पड़े हुए हैं, आए मैं आपको दिखाती हूँ। वाकई वो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही थे। इन सब के बाद मेरे पेरेंट्स को खूब अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ गलत है यहाँ पे। मेरे वालिद कहते हैं कि उस टी शर्ट और जीन्स को जला दो। थोड़ी देर में मैं भी घर वापस आ जाता हूँ। मेरे पेरेंट्स ये सारी बात मुझे बताते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, जैसे रात में कोई चल रहा हो, किचन से आवाज़ आना, घर की लाइट का अचानक ब्लिंक होना और ख़ुद ही बखुद ठीक हो जाना, अक्सर साया नज़र आना और चीज़ों का गुम हो जाना। अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी। मेरे पेरेंट्स ने तंग आकर घर देखना शुरू कर दिया, जबकि उस घर में अभी हमें सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उस घर में रहना गवारा बिल्कुल भी नहीं था। फिर 2 हफ्ते बाद हमने वो घर छोड़ दिया। जिस घर में अब हम लोग दोबारा शिफ्ट हुए, वहाँ पर अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक था और हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सुकून में आ गई। हमने वो घर छोड़ तो दिया, मगर उस घर की यादें आज तक मेरे दिमाग में हैं। जो कुछ भी उस घर में हमारे साथ हुआ मैं कभी भी नहीं भुला सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार भाई, अपनी आप बीती हमसे शेयर करने का। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को हर बला से महफूज रखे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड, अच्छा या बुरा? कमेंट ज़रूर करें, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी सो यू कैन शेयर अस ऑन व्हाट्सएप। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो विद दीज वर्ड्स: Monsters are real, ghosts are real. They live inside us and sometimes they win. Take care of yourself, stay healthy. Goodbye.